my dear students. How are you all? I hope you all are pretty well and preparing for your exam. So students, today we are going to start the new chapter, that is language and thought. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज और थॉट पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, अलग अलग अपने आइडियाज़ इसमें दिए हैं, ठीक है, इनकी इंटर रिलेशनशिप के लिए। बट आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज और थॉट के कंसेप्ट को, उनके बीच के रिलेशन को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज और थॉट को अफेक्ट करते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके अलावा उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थियोरीज को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज क्या है? एज यू ऑल नो, लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप नॉर्मली सोचते होगे कि लैंग्वेज जिसके थ्रू हम सोचते भी हैं, है ना, तो लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ अ मेंटल एंड सोशल लाइव्स, मतलब जो हमारी मेंटल में जो भी चीज़ें घूम रही होती हैं, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू ही हम सोचते हैं इतनी सारी चीज़ों को। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, वो भी हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। मतलब हमारी जो कॉग्निशन है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, वो भी लैंग्वेज से चलती है। इसके अलावा जो हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं वो भी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कंप्रीहेंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक एबिलिटी है टू प्रोड्यूस एंड कंप्रीहेंड रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, मतलब जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, और जो हम सुनते हैं उसको कंप्रीहेंड कर पाना कि जो हम सुन रहे हैं एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन क्या हमें बताना चाह रही है, और हमारे जो माइंड में चल रहा है उसके थ्रू हम कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड्स को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू लैंग्वेज। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं? इट इज द ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि लैंग्वेज एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन के कम्प्लेक्स सिस्टम को एक्वायर भी करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक तरह की ह्यूमन एबिलिटी है। देखो, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं, हम अपने थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू दूसरों के आगे रख सकते हैं, है ना। तो लैंग्वेज एक तरह की ह्यूमन एबिलिटी है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज के, हम कम्युनिकेशन के कम्प्लेक्स सिस्टम को यूज कर सकते हैं और उसको एक्वायर भी कर सकते हैं। नाउ कम टू लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को। साइंटिफिक का मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, जब हम उसके एलिमेंट्स को, उसके पार्ट्स को, उसके फैक्टर्स को, उसके डेवलपमेंट को, हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को भी स्टडी करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी किसी चीज़ की करना। क्लियर है? तो लैंग्वेज की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। लैंग्वेज जो है इसकी प्रॉपर्टी है प्रोडक्टिविटी की। देखो, बहुत बार ऐसे होते हैं, आप कुछ ऐसी चीजें सोचते हो जो आपके आसपास भी नहीं है, है ना। आप ऐसी चीजों के बारे में भी कम्युनिकेट करते हो जो आपके आसपास एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। एट दैट टाइम वो आपके पास, आप उस स्पेस में या फिर उस टाइम पे आपके पास नहीं प्रेजेंट है, स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग, है ना, रिगार्डिंग दैट थिंग जो आपके आसपास नहीं है। तो ये क्या है? यही है प्रोडक्टिविटी। मतलब लैंग्वेज को यूज करके आप उन चीज़ों के बारे में भी कम्युनिकेट कर सकते हो जो आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आपके आसपास की सराउंडिंग में। क्लियर है? इट रिलाई ऑन सोशल कन्वेंशन एंड लर्निंग। जो लैंग्वेज है ये किस पे रिलाई करती है? सोशल कन्वेंशन एंड लर्निंग। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपने उस अकॉर्डिंग अपनी मदर टंग को लर्न किया होगा, है ना। आपने उस अकॉर्डिंग नॉलेज को, लैंग्वेज की नॉलेज को एक्वायर किया होगा और आप उसको यूज करोगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सोशल कन्वेंशन एंड लर्निंग पे डिपेंड करेगा, उस पर रिलाई करेगा आपकी लैंग्वेज। अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो, और जहाँ पे ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, क्लियर है, तो बच्चे उसी अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को डिवेलप करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो लैंग्वेज किस पे रिलाई करती है? सोशल कन्वेंशन पे रिलाई करती है कि आप कितना सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, किस तरह की लैंग्वेज की आप लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइडर रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज की हेल्प से, लैंग्वेज को यूज करके आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप साइन लैंग्वेज को लर्न करते हो, है ना। आप साइन लैंग्वेज सीखते हो, कुछ सिंबल्स, कुछ जेस्चर्स आप लर्न करते हो, वो भी किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। ये भी तो एक लैंग्वेज ही है ना। क्लियर है? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक तरह का मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर सकते हो। चाहे आप वर्ड्स के थ्रू करो, चाहे आप जेस्चर्स के थ्रू करो,
करो, चाहे आप साइन लैंग्वेज के थ्रू करो, यू कैन यूज एनी ऑफ द वे. Next is it help in communicating an individual's thoughts, expression, emotions, फीलिंग्स. वही बात आ गई कि ये किस चीज में, लैंग्वेज किस चीज में हेल्प कर रहा है, ताकि जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, कम्युनिकेट कर पाए. क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट, लैंग्वेज हेल्प्स इन मेकिंग सेंस ऑफ कम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. ऑब्वियसली बहुत सारे कम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आपके माइंड में होते हैं, है ना, जिसको आप लैंग्वेज की हेल्प से दूसरों के आगे रख सकते हो, एक सेंस दे सकते हो, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. क्लियर है. देन प्रिजर्व एंड मेंटेन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिकॉर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज की हेल्प से बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, राइटर्स बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, पोइम्स लिखते हैं. उससे क्या हो रहा है, आपके कल्चर की, आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की प्रिजर्वेशन हो रही है ना, वो प्रिजर्व रह रहे हैं. देन इट शेप आवर सोशल इंटरेक्शन. लैंग्वेज हमारी सोशल इंटरेक्शन को शेप करता है. अब जिस कल्चर में रहते हो, जिस तरह की लैंग्वेज आप एक्वायर करते हो, वैसा ही आपका सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है ना. Then it facilitate transmission of information from one generation to the another or from the same generation. आप जब कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ, तो आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो, है. Am I right? तो इससे क्या हो रहा है, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है लैंग्वेज के थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन और टू द सेम जनरेशन. क्लियर है. Now come to very important part of the language, इससे रिलेटेड क्वेश्चन CTET में आता है, PTET में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है. कोई भी टेट आप दे रहे हो तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. आपको पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज पता होने चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज पता होने चाहिए, कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं. तो पहले हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. जैसे अल्फाबेट, सबसे पहले आपका आता है अल्फाबेट. ऑब्वियसली अल्फाबेट की हेल्प से आप वर्ड्स क्रिएट करते हो, है ना. तो अल्फाबेट क्या है, लेटर्स हैं जिनको कंबाइन करके आप वर्ड्स, मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट करते हो. देन सिंबल्स. सिंबल्स क्या है, सिंबल्स आर पंक्चुएशन. देखो आपने तो वर्ड बना लिया, वर्ड से आपने सेंटेंसेस भी बना लिए. अब उसको प्रॉपर रीड तभी कर पाएंगे जब हम उसमें कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे. जैसे आप पंक्चुएशन यूज करते हो ना इंग्लिश में, जब आप किसी भी लैंग्वेज में जब आप लिखते हो पंक्चुएशन यूज करो, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, ये सारे आप पंक्चुएशन यूज करते हो. तो उससे क्या होता है, आप रीडिंग प्रॉपरली कर पाते हो. क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट, ग्रामर. ग्रामर तो आपको पता है, ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं. क्लियर है, जिसके थ्रू आप लॉजिकल कम्युनिकेशन जनरेट करते हो. ठीक है, आप जो भी आपकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू लैंग्वेज, तो ग्रामर क्या है, ग्रामर कुछ रूल्स हैं जो उस लैंग्वेज को एक प्रॉपर लॉजिकल सेंस प्रोवाइड करते हैं. क्लियर हो रहा है. देन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है कि आप उसको आप उस लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज कर सको एक सिस्टमैटिक वे से. जैसे आप यूज करते हो ना सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, आप एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में अरेंज करो. जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, तो क्या आप एक सीक्वेंस में रख रहे हो, तो ये क्या है, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है. क्लियर हो रहा है. देन लेक्सिकन. लेक्सिकन क्या है, वो सारे वर्ड्स जो लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं उनको सम टोटल कर दोगे तो वो लेक्सिकॉन बन जाता है. ये आपकी नॉलेज के लिए, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज. क्वेश्चन इज श्योरली आपके एग्जाम में आता ही आता है. क्लियर हो गया. तो एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो कुछ 5 to 6 एलिमेंट्स हैं आपके इस लैंग्वेज के अंदर. तो फर्स्ट आता है फोनीम. क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए. फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट को फोनीम बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप वर्ड्स यूज करते हैं ना, अ, च, म, द, न, तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है. इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो किसी में. इनका कोई मीनिंग भी नहीं है, ये मीनिंग लेस होते हैं. इटसेल्फ इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो फर्दर. हाँ, इनके कॉम्बिनेशन से आप न्यू वर्ड्स जरूर बना सकते हो. क्लियर हो रहे हैं. तो फोनीम क्या है, लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको आप साउंड वर्ड्स भी बोलते हो. ठीक है. इट इज द यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच. जब हम बोलते हैं तो हम जो साउंड्स यूज करते हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अ, म, त, द, तो ये क्या है, ये फोनीम्स होते हैं. क्लियर है. फोनीम डज नॉट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग बाय इटसेल्फ. मैं आपको बता चुकी हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है इनको. इनके कॉम्बिनेशन से ही वर्ड्स बनते हैं. वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आप सेंटेंसेस बनाते हो. सेंटेंसेस के कम्युनिकेशन से आप पैराग्राफ्स बनाते हो. तो ये एक लैंग्वेज को क्रिएट कर रहा है. क्लियर हो गया.
नेक्स्ट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल साउंड पैटर्न को स्टडी करना, साउंड इन यूनिट्स को स्टडी करना, इंडिविजुअल यूनिट्स को, इसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ साउंड इन लैंग्वेजेस। क्लियर है? नेक्स्ट इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी देखो, फोन 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 वर्ड आ रहा है ना, तीनों में फोन 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 वर्ड आ रहा है, मतलब ये साउंड ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। पीछे क्या था, हम उस साउंड में यूज होने वाले जो लेटर्स हैं या यूज होने वाले जो यूनिट्स हैं उन्हें बोलते थे। अब फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी मतलब फोन करना, ऐसी मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो फोनोलॉजी मतलब साउंड से डील करता है ये, उन जो वो यूनिट्स थी ना, इंडिविजुअल यूनिट्स, उनकी साउंड से ये डील करता है। इट इज ए स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न, जिस तरह से आप उनकी प्रोनाउंसिएट करते हो, उनकी जो साउंड आती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फोनोलॉजी। क्लियर है? मतलब और क्या बोल सकते हो, फोनीम्स की स्टडी करना। ठीक है, तो इट इज ए स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न और साउंड ऑफ लैंग्वेज और स्टडी ऑफ फोनीम्स इन लैंग्वेज। नाउ कम टू मॉर्फीम्स। अगर मॉर्फीम्स की बात करें, देखो अभी मैंने बोला कि फोनीम्स को कनेक्ट करोगे, उनको जोड़ोगे, कंबाइन करोगे तो आप एक वर्ड बनाओगे, जैसे CAT कैट, है ना। तो CAT तीनों फोनीम्स से, CAT फोनीम्स है। अब इनको कंबाइन करके एक वर्ड जनरेट कर रहे हो कैट, जिसका कोई ना कोई मीनिंग बनता है, उन्हें बोलते हैं मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड। कैट को अब एक और फर्दर मीनिंगफुल यूनिट में नहीं डिवाइड कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है एग्जांपल, अनब्रेकेबल। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अनब्रेकेबल को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो 3 पार्ट्स में। जैसे अनब्रेकेबल, 3 पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अन का मतलब क्या है? अन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट। ब्रेक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तोड़ना। और एबल क्या है? एबिलिटी टू डू समथिंग। तो अनब्रेकेबल मॉर्फीम नहीं था। क्लियर हो रहा है? ये मॉर्फीम नहीं है, आप इसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अब जो आपने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं इसको अनब्रेकेबल को ब्रेक करके, अनब्रेक एंड एबल, इन तीनों को आप फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते हो किसी मीनिंगफुल वर्ड में, है ना। ये इटसेल्फ एक मीनिंगफुल वर्ड है विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर टू फॉर्म न्यू मीनिंगफुल वर्ड। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉर्फीम्स। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, ये क्या है? मॉर्फीम्स है। नाउ कम बैक अगेन। मॉर्फीम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल वर्ड। देखो फोनीम और मॉर्फीम में यही फर्क है। फोनीम क्या है? साउंड, जो आप स्पीच में साउंड यूज करते हो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला जाता है फोनीम। क्लियर है? जिसके कॉम्बिनेशन से आप वर्ड्स बनाते हो, जिनका इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता। और मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम है एक मीनिंगफुल वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कैट, रैट, बैट, ये क्या है? मॉर्फीम्स है। क्लियर है? आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ फोनीम, जब बच्चा फोनीम की नॉलेज ले लेता है तो वो उसमें एक एबिलिटी आ जाती है कि वो उन फोनीम्स को कंबाइन करके न्यू मीनिंगफुल वर्ड बना सके। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मीनिंग टू स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। ये जो आपने फोनीम्स पढ़े थे ना, लेटर्स, इनको अगर हमने मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है, जो जिसको हम फर्दर नहीं डिवाइड कर पाएंगे, वो बन जाएगा हमारा मॉर्फीम। क्लियर है? इसमें हमारे प्रीफिक्सेस भी आ सकते हैं, सफिक्सेस भी आ सकते हैं, नाउन्स भी आ सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है ऑफ कोर्स। नाउ कम टू एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज का जो नेक्स्ट है दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीम तो समझ लिया हमने क्या होता है। मॉर्फोलॉजी क्या है? उन्हीं मीनिंगफुल वर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। लॉजी वर्ड आ गया, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, कम टू द नेक्स्ट, सिंटैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है सीटेट में। तो सिंटैक्स क्या है? इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस। मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है सिंटैक्स। क्लियर है? मतलब आप जिन ग्रामर रूल्स को अप्लाई करते हो, यूज करके आप एक सेंटेंस क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कौन बताता है? सिंटैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं आई राइड अ बाईसाइकिल या फिर आई ड्राइव अ बाईसाइकिल, आपको दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे होंगे, राइट? आपको दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सही है। आई राइड अ बाईसाइकिल। क्लियर है? ऐसा तो नहीं आप बोलते हो आई बाईसाइकिल राइड
ऐसा कुछ तो नहीं बोलते आप इसको, एक सीक्वेंस में एक पूरे स्ट्रक्चर्ड वे से आप इसको बोलते हो, लाइक आई राइड अ बाईसाइकिल और आई ड्राइव अ बाईसाइकिल, एम आई राइट? आप इसको इसी तरह प्रोनाउंसिएट करोगे, ठीक है? तो इसी स्ट्रक्चर को कौन बताता है? सिंटैक्स. It refers to the structure of sentence or phrases. It is the set of rules of grammar by which you construct a full sentence. मतलब ग्रामर की हेल्प से, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस को बोलने का, जिसके थ्रू आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? नाउ कम टू सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस मीनिंग. जो पिछला था वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से डील करता था, जो ये है ये उस सेंटेंस के मीनिंग से डील करता है. आई एम टेकिंग सेम एग्जांपल, दैट इज आई राइड अ बाईसाइकिल एंड आई ड्राइव अ बाईसाइकिल. आपको दोनों सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही लग रहे हैं कि दोनों का सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है, एम आई राइट? ठीक है, बट क्या ये सिमेंटिकली करेक्ट है दोनों? एक बार सोच कर देखो. आई राइड अ बाईसाइकिल, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया. सिमिलरली आई ड्राइव अ बाईसाइकिल, ये भी सही है, बट क्या मीनिंग दोनों का सेम है? कभी भी बाईसाइकिल के साथ ड्राइव नहीं लगता है, राइड लगता है. क्लियर है? इसका मतलब जो सेकंड वाला सेंटेंस था वो सिंटैक्टिकली तो करेक्ट था, बट सिमेंटिकली वो बिल्कुल रॉन्ग था, ठीक है? तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आई राइड अ बाईसाइकिल. ये सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और सिमेंटिकली भी करेक्ट है. इसका मतलब जो सिमेंटिक्स है ये किससे डील करता है? इट इज ए स्टडी ऑफ सेंटेंस मीनिंग, कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जिससे सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग बने. क्लियर हो रहा है? आई होप कि आपको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होगी होंगी, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि आप किस तरह लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली. अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप किस तरह लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, वो क्या है? प्रैग्मेटिक्स. तो ये सारे एलिमेंट्स थे लैंग्वेज के, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनली सिंटैक्स और सिमेंटिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी तो इजी थे, बट सिंटैक्स और जो सिमेंटिक्स था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल ली, तो आपको दोनों पता होने चाहिए. नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट. नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. ये वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम कर रहे हैं इसको. इट कैरीज आवर थॉट. जो लैंग्वेज है ना, एक तरह से ये व्हीकल का काम कर रही है हमारे थॉट के लिए. हम जो भी सोचते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है. तो लैंग्वेज इज कंसीडर एज अ व्हीकल ऑफ थॉट. एक तरह से थॉट के लिए व्हीकल है ये. क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब ये हमारे थॉट को अफेक्ट करती है. अगर लैंग्वेज डेफिशिएंसी होगी तो हम प्रॉपर्ली सोच भी नहीं पाएंगे चीज़ों के बारे में, इसलिए ये हमारे थॉट को कैरी करती है. इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. लैंग्वेज हमारे मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी है. साइंस, जेस्चर, स्पीच, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को थ्रू लैंग्वेज करते हैं. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, हम वर्ड्स को यूज करके कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं दूसरों के आगे, या दूसरों की बात को कंप्रीहेंड कर पाते हैं. देन डेवलपिंग पर्सनैलिटी. अगर हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी कम्युनिकेशन है, बहुत इफेक्टिव है, हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लैंग्वेज की हेल्प से, इससे क्या है? हमारी पर्सनैलिटी डिवेलप होती है. लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, ठीक है, बट इससे हमारी पर्सनैलिटी डिवेलप होती है. मॉरल डेवलपमेंट भी थ्रू लैंग्वेज होती है. जब बहुत छोटा बच्चा होता है ना, अगर मैं इन्फेंट की बात करूँ, वो चीज़ों को कॉपी करता है. अब बच्चे को लैंग्वेज तो नहीं सिखाई जा रही है ना, वो क्या करता है? वो सिर्फ इमिटेशन के थ्रू, सेंसेस के थ्रू. हमने जीन पियाजे की थियरी में पढ़ा था ये. क्लियर हो रहा है? तो जो इन्फेंट होगा ना, वो कॉपी करेगा चीज़ों को. इवन वो लैंग्वेज को भी कॉपी करेगा. जैसे भी आप उसके सामने बात करोगे वो भी वैसे ही बात करेगा. क्लियर हो रहा है? तो ये एक तरह से बच्चे के लिए मॉरल डेवलपमेंट का भी रोल प्ले करता है लैंग्वेज. क्लियर है? बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह की लैंग्वेज को लर्न करना है, क्या सीखना है, ठीक है, किस तरह की वैल्यूज को लर्न करना है, हैबिट्स को एक्वायर करना है, वो सब लैंग्वेज के थ्रू ही होता है. क्लियर है? देन चाइल्ड्स ग्रोथ. ऑब्वियसली जब बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, तो चाइल्ड की जो ओवरऑल है ग्रोथ भी लैंग्वेज के थ्रू हो रही है. बेसिस ऑफ एजुकेशन. देखो, एजुकेशन का तो बेस है लैंग्वेज. लैंग्वेज के थ्रू आप रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो. ये सब किसके थ्रू कर रहे हो? आप लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो. क्लियर हो रहा है? तो ये लैंग्वेज एक तरह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी बेस है. नेक्स्ट, मीडियम ऑफ
ऑफ लिटरेचर, बहुत सारे राइटर्स ने स्टोरीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है, लिटरेचर लिखी है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है, हमारे जो हिस्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करके रखा है, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज एक तरह से मीडियम ऑफ लिटरेचर भी है, जिससे बच्चा रीडिंग कर पा रहा है, राइटिंग कर पा रहा है, अपने थॉट्स को जनरेट कर पा रहा है और उसे एक्सप्रेस भी कर पा रहा है, क्लियर है। नाउ कम टू फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की लैंग्वेज के डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव वे से और नेगेटिव वे से, बोथ हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली 3 फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट है सोशल फैक्टर्स। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर आपकी सोशल इंटरेक्शन आ जाएगी, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, पीयर ग्रुप के साथ हो या केयर टेकर के साथ हो, क्लियर हो रहा है। तो लैंग्वेज की हेल्प से बच्चा कम्युनिकेट करता है, ये तो आपको पता ही है, क्लियर हो रहा है। अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरों के आगे कैसे रखेगा, लैंग्वेज के थ्रू रखेगा। अगर उसको उसकी लैंग्वेज ही डेवलप नहीं होगी तो वो किसी से अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कह ही नहीं पाएगा, क्लियर है। तो सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह का उसका पीयर ग्रुप होगा, उसकी सोसाइटी होगी, उसका कल्चर होगा, उसी अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करेगा, ठीक है। देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है या जिसका पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो बच्चे के पास लेस वर्ड्स होंगे, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा सोशल इंटरेक्शन के लिए, तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी वो भी बहुत पुअर होगी, ठीक है। क्योंकि उसको वैसे का इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा जिसमें वो कम्युनिकेट कर पाए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, अपने आइडियाज को फ्रीली दूसरों के साथ एक्सप्रेस कर पाए, क्लियर है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल फैक्टर्स। इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशनल फैक्टर्स तो इसके अंदर क्या है, आपको खुद पता है कि जब एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो पहले वो स्टार्ट करता है होम लैंग्वेज से, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो उसकी जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा बाय एज एंड बाय एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा वो स्कूल की लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे मदर टंग हिंदी है तो धीरे धीरे वो अदर लैंग्वेजेस की स्टडी भी करना स्टार्ट कर देता है। तो एजुकेशन ऑलवेज अफेक्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉर्मली अगर मैं विलेजेस की बात करूं तो वहां पे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड बहुत अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल इन्वायरमेंट उन्हें वो लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इफेक्टिव वे से, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर बच्चे को करेक्ट एक्सपोजर मिलेगा रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का, तभी उसकी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो पाएगी स्कूल के अंदर भी, क्लियर है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स। हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में बात की थी लर्निंग डिसऑर्डर्स की, एम आई राइट, की थी हमने उसमें। तो उसके अंदर हमने बहुत सारे डिसऑर्डर किए थे, डिस्कस किए थे, लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने आपको ADHD के बारे में बताया था, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करता है, क्लियर हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, मतलब एक जगह पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। उसकी जो मेमोरी है बहुत शार्प होती है बट उसका फोकस बहुत पुअर होता है। तो ADHD हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म में क्या, उसको रीडिंग डिसऑर्डर होता है, मैंने बताया था रीडिंग एंड राइटिंग बोथ होता है, बट राइटिंग क्यों होता है? क्योंकि उसकी रीडिंग अच्छी नहीं होती है, क्लियर है। तो रीडिंग डिसऑर्डर की वजह से जब वो चीजों को रीड नहीं कर पाएगा, उसको वॉज का 100 दिखेगा या 100 का वॉज दिखेगा, बी का डी दिखेगा, तो क्या होगा, उसकी लैंग्वेज डिवेलप नहीं हो पाएगी, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, है ना। तो ये हम बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह के कुछ ब्रेन इंजरी हो गई, इस तरह के जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं या फिर इसके अलावा कोई और डिसेबिलिटी है बच्चे को, उसके कारण भी बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो स्लो हो सकती है, पुअर हो सकती है, ठीक है। मतलब उसकी वजह से वो कम्युनिकेट डिफिकल्ट वे से करेगा, अपने रिलेशनशिप्स पुअर तरीके से बनाएगा, क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को यूज नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी तो लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होगी, क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ फेज से, क्लियर है। नाउ कम टू अगेन द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कंसेप्ट, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बर्थ से ही शुरू हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है CTET का कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होती है, तो वो बाय बर्थ
जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है तब से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हम अभी स्टेजेस में भी डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चे ने बर्थ लिया तो सबसे पहला जो वो लैंग्वेज को यूज करता है वो वे क्या है? क्राइम, वो रोता है ना। साउंड पैटर्न्स के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप शुरू कर देता है उस टाइम पे। क्लियर है? बाय द 6 वीक्स, अगर मैं 6 वीक्स की बात करूँ तो वो कूइंग करना सीख लेता है, छोटे छोटे साउंड को यूज करना सीख लेता है वो। देन 6 वीक्स में ये कूइंग सीखता है और 6 मंथ्स में वो बेबलिंग करना सीख लेता है, मतलब फोनीम्स को यूज करना सीख लेता है वो। ठीक है, जैसे म त द, इस तरह म ऐसे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो है बेबलिंग वो करना सीख लेता है। बाय 1 ईयर वो सिंगल वर्ड्स को यूज करता है, मतलब फोनीम को कंबाइन करके वो धीरे धीरे एक एक वर्ड को बोलना शुरू कर देता है 1 साल तक। क्लियर है? देन बाय 2 ईयर्स वो 2 वर्ड स्पीच स्टार्ट कर देता है। वो अब विदाउट एनी यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर को बिना यूज किए वो धीरे धीरे 1 वर्ड से 2 वर्ड में मूव कर देता है 2 साल में। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में या प्री स्कूलर्स जिसे हम बोलते हैं, क्लियर है, तो अगर वो उसमें एंटर करता है तो उसमें वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना शुरू करता है। क्लियर है? अब मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएगा, प्रॉपर नहीं ग्रामर को यूज कर पाएगा, धीरे धीरे उसकी ग्रामर की डेवलपमेंट होगी। देन इसी पीरियड को, अर्ली स्कूल पीरियड को या फिर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को या प्री स्कूलर्स जिन्हें आप बोलते हो, यही स्टेज है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज के डेवलपमेंट का। इसी स्टेज में बच्चा मदर टंग को सीखता है, सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस स्टेज में आप जैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करोगे वो उसको ग्रास्प कर लेंगे। क्लियर है? नाउ अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी 4 स्टेजेस आती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। पहली स्टेज होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। पहली वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज को सीखता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब वो रिसीव करता है। ये बर्थ से लेकर 4 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होता है या 6 मंथ कह सकते हो आप, उसमें बच्चा क्या करता है, उसमें इन्फेंट सिर्फ ऑब्जर्व करता है अपने पेरेंट्स के या जो भी सिबलिंग्स हैं उनके लिप मोमेंट्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हीं लिप मोमेंट्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। क्लियर है? सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगली स्टेज आती है प्रोडक्टिव लैंग्वेज की स्टेज आती है। इस स्टेज को हम फेज ऑफ बैबलिंग भी बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब फ्यू फनीम्स को यूज करना शुरू कर लेता है, बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे म द पा पा इस तरह म मा दा दा ऐसे कुछ धीरे धीरे फनीम्स को वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। फिर आती है थर्ड स्टेज, दैट इज 1 वर्ड फेज। 1 वर्ड फेज में 1 ईयर में जब बच्चा पहुंचता है तो वो फ्यू कंप्लीट वर्ड यूज करना स्टार्ट करता है। कंप्लीट वर्ड मैंने बताया था क्या होते हैं, मॉर्फीम्स होते हैं। क्लियर है? तो वो मॉर्फीम को, बट 1 मॉर्फीम एट अ टाइम, एक टाइम में एक वर्ड को बोलना स्टार्ट करता है। जैसे पानी, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है कि मुझे पानी पीना है, वो सिर्फ क्या बोलेगा, पानी। ठीक है, या भूख, सिर्फ ऐसे बोलेगा। फ्यू जो मीनिंगफुल वर्ड है वो स्टार्ट कर देता है, बट 1 एट अ टाइम। फिर आती है 4th स्टेज, दैट इज 2 वर्ड फेज। अगर हम 2 वर्ड फेज की बात करें तो ये आती है आपकी 2 साल के बाद। ठीक है, इसमें बच्चा 2 वर्ड्स एट अ टाइम बोलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो रहा है? जैसे पानी पीना, बट विदाउट एनी यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर को बिना यूज किए 2 वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 वर्ड से 2 वर्ड में मूव कर जाता है। इसीलिए इस फेज को हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। इस जो स्टेज है, इस स्टेज में जो भी बच्चे की लैंग्वेज होती है विदाउट यूसेज ऑफ ग्रामर, वो जो भी सेंटेंस तो नहीं बोलता है बट जो भी वर्ड्स वो बोल रहा है उसको हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। आपको पता होगा पहले के टाइम में टेलीग्राम को यूज करते थे, है ना, जिसमें क्या होता था, बड़े लिमिटेड वर्ड्स में बिना ग्रामर के यूज किए हम अपनी जो बात है वो दूसरों से कह सकते थे। जैसे आज के टाइम की बात करें तो व्हाट्सएप लैंग्वेज एक तरह से ये टेलीग्राफिक स्पीच ही बन चुकी है अभी, है ना। हम ग्रामर थोड़ी देखते हैं जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमारी जो 2 वर्ड फेज है ये एक तरह से टेलीग्राफिक स्पीच भी है, ये आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राफिक स्पीच 2 वर्ड फेज है, ठीक है, 2 साल के बाद। फिर बैबलिंग की फेज पता होना चाहिए कौन सा था, वो मैंने बताया था आपको। 2nd स्टेज थी हमारी प्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, तो ये था हमारा लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थॉट को स्टडी करेंगे और कुछ थ्योरीज को जिसके अंदर थॉट और लैंग्वेज की रिलेशनशिप की बात होगी। क्लियर हो रहा है? अभी हम लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इज प्रैग्मेटिक्स,
सेकंड इज सिमेंटिक्स, थर्ड इज लिंग्विस्टिक एंड फोर्थ इज ग्रामर। आपको पता चल गया होगा। नाउ सेकंड इज लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इज it is unable to help in expressing a child's thought. Second is develop the personality of the child. Third is help a child processing the information received through perception. Fourth one is help in making correct facial expression in response to a stimulus. देखो आपको इसके अंदर एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, बट अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन थर्ड और फोर्थ दोनों को कवर अप कर रहा है। तो ये टेक्निक मैंने आपको समझाई थी, जब कुछ ऐसा हो तो आप वो आंसर करोगे, वो रिस्पॉन्स करोगे जिसमें बाकी ऑप्शंस भी इंक्लूड हो रहे होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड, दैट इज डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन इज language development in children starts from which of the following stage? From birth, from early childhood, from late childhood, from pregnancy. मैंने अभी बताया by birth। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। Now come to fourth question. The first word a child uses represent. First is space, second is time, third is abstract idea, fourth is concrete object. ऑब्वियसली जब बच्चा पहली बार कुछ बोलेगा तो जो चीज़ें उसको दिख रही होंगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है, तो जो उसको दिख रहा होगा वही करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज फोर्थ, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज? फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज रिलायंस ऑन सोशल कन्वेंशन एंड लर्निंग, थर्ड इज permit a limited range of expression, and fourth is help in making sense of complex and abstract ideas and concept. ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो है, बट लिमिटेड रेंज में एक्सप्रेशन तो नहीं है। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। क्लियर है? मतलब करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स इज द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल इज फर्स्ट semantically as well as syntactically correct, second is semantically as well as syntactically incorrect, third is correct syntactically but semantically incorrect, fourth is correct semantically but syntactically incorrect। तो आपको बताया था मैंने, मैडम ड्राइव्स अ बाइसाइकिल नहीं होता, मैडम राइड अ बाइसाइकिल होता है। तो इसका सिंटेक्स तो सही है ना? सिंटैक्टिकली तो ये बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट सिमेंटिकली ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम मीनिंगफुल वर्ड नहीं इसके अंदर लगा रहे हैं, सेंटेंस का मीनिंग नहीं सही बन रहा है। कभी भी बाइसाइकिल के साथ ड्राइव नहीं होता, राइड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड, करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर दी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। ओके, थैंक यू सो मच।